हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, तो सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि एक ट्रायंगल बना लेंगे, त्रिकोण बना लेंगे जिसका कोण समकोण सी हो। और क्या बोला? समद्विबाहु त्रिभुज मतलब दो भुजाएं उसकी बराबर होंगी और एक भुजा जो होगी वो बड़ी होगी। मतलब ऑटोमेटिक इसमें क्या समझना है आपको कि पाइथागोरस थ्योरम लगने वाली है, सीधा सीधा समझिएगा। तो यहाँ क्या मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। इसमें सबसे पहले आपको क्या बनाना है? राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। ये बना लेना है। ये हो गया, जिसका क्या है? कोण सी समकोण है। यहाँ सी कर देंगे अपन, यहाँ पर ए कर दिए, यहाँ बी कर दिए। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, हमारा ये समकोण है तो इसको हम क्या कर देते हैं 90 डिग्री यहाँ लिख देते हैं। ये हो गया। फिर अपने को क्या करना है, जब यहाँ पर अपन स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे त्रिकोण त्रिकोण ACB में क्या हो जाएगा अपना? यहाँ पर अपने को क्या दिख रहा है? समबाहु त्रिभुज AC बराबर BC या CB, जो भी लिखना है आपको। कहां से? प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में दिया हुआ है। ये हो जाएगा। फिर क्या करेंगे आप कि अब लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहलाती है? कहती है कि लंब का वर्ग AC स्क्वायर, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग BC या CB स्क्वायर इज इक्वल्स टू कर्ण का वर्ग। क्या होता है? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। सबसे बड़ी भुजा इसमें कर्ण की भुजा होती है, जो कि क्या है? AB स्क्वायर। ये हमारा दे रखा है। फिर क्या करना है अपने को? AC एज इट इज रहेगा, AC स्क्वायर। BC का हमने क्या लिखा है? समबाहु त्रिभुज, हमारे सवाल में ही दे रखा है, मतलब ये दोनों भुजाएं इक्वल है, ये अलग है, ये दोनों भुजाएं बराबर है। क्योंकि क्वेश्चन में कह ही रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर है और एक भुजा अलग है। तो ये दोनों भुजाएं बराबर हो सकती है। मैंने पहले भी आपको एक सवाल में बताया था कि आधार, लंब और आधार बराबर हो सकते हैं पर कर्ण बराबर नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा? ये दोनों बराबर होंगे, मतलब इन दोनों की वैल्यू बराबर, मतलब हम लिख सकते हैं AC बराबर BC। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर BC को एलिमिनेट करके या चेंज करके क्या करेंगे, हम यहाँ पर AC कर देंगे। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, और यहाँ लिख देंगे AB इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू BC। AC इज इक्वल्स टू BC। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट AC 2AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। या इसी को आप पलट के लिख दीजिए जैसा क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है प्रूव करने के लिए। AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर। यहाँ पर दो बार AC आ गया तो 2AC स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड या सिद्ध हुआ। हमको प्रूफ करना था। तो आपने देखा कि कैसे अपने को यहाँ पर समझना है कि सीधा सीधा कि सवाल में क्या दिया हुआ है। सवाल हमारा कह रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हमने क्या कर लिया, ABC एक बना लिया त्रिभुज, जिसमें कह रहा है कि कोण C समकोण होना चाहिए, इसलिए अपने को डायरेक्ट C यहाँ पर लिखना है जो समकोण होना चाहिए। अब समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहा तो ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं और एक भुजा अलग होती है। और समकोण त्रिभुज में आप सीधा समझिए कि आधार और लंब ही बराबर होते हैं, कर्ण कभी बराबर नहीं होता है किसी के, क्योंकि वो सबसे बड़ी भुजा कहलाती है। तो इन दोनों को हमने बराबर ले लिया, तो यहाँ से हमने लिख दिया AC बराबर BC। ये दोनों भुजा बराबर हो गई। कैसे? प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न में ऐसा दिया हुआ, प्रश्न के अनुसार हो गया। फिर हम क्या करें,
इस त्रिभुज पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। यहाँ पर हमारा जो लंब है वो AC स्क्वायर है, जो आधार है वो BC स्क्वायर या CB स्क्वायर है, मैंने BC लिखा है, BC स्क्वायर बराबर कर्ण क्या है, AB स्क्वायर, तो ये मैंने लिखा। फिर क्या है, नेक्स्ट में अपने को क्या करना है, इस BC को रिप्लेस करना है AC से, क्योंकि AC बराबर BC है, तो आप BC को AC कर सकते हैं या AC को BC कर सकते हैं, पर एज पर सवाल हमको क्या पूछ रखा है, यहाँ पर AC की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, BC को AC से एलिमिनेट करेंगे, बदलाव करेंगे, चेंज करेंगे। तो AB AC हो गया, ये AC ऑलरेडी था बराबर AB स्क्वायर, फिर जब दो बार AC आ गया तो 2AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, और इसको पलट दीजिए क्योंकि आपका सवाल पूछ रहा है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, इसको हमने पलट दिया, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। यही हमको सिद्ध करना था इस सवाल में। तो क्वेश्चन हो गया। कहीं भी इसमें आपको प्रॉब्लम होती है, पाइथागोरस थ्योरम आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम 9th क्लास से ही आ जाती है, पर कहीं भी इसको आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 का, इसको आप नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अभी हम क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा वाला करेंगे। ये सब 2 मार्क्स के क्वेश्चन अभी आपके चल रहे हैं, जब चेंज होगा तो मैं आपको बताऊंगा। वैसे मैंने आपको जो क्वेश्चन पेपर दिया है लिंक दे रखी है, वहां से आई होप आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा, तो वहां से आपको चीजें मिल गई होंगी कि कौन क्वेश्चन कितने मार्क्स के पूछे जाने हैं, कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के पूछे जाने हैं, और उन क्वेश्चंस की संख्या कितनी होनी है। अभी आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर इसी का और है, ये जरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपका, मतलब आपको शर्तें लिखनी है कुछ, अथवा इसका जो दिया हुआ है वो क्या कह रहा है, दो त्रिभुजों की समरूपता की आवश्यक शर्तें लिखिए। दो त्रिभुजों की समरूपता मतलब समान हो, समरूपता की आवश्यक शर्तें लिखिए या बताइए, जो भी क्वेश्चन करे वैसा। अब इसका हमको क्या करना है, आप हल भी लिख सकते हैं या सॉल्यूशन, जो भी आंसर जो भी आपको लिखना है, जो आप स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, पहली शर्त क्या है, समरूप होने के लिए क्या है, कोई भी त्रिभुज कब समरूप होते हैं, दोनों त्रिभुज के क्या होने चाहिए, संगत कोण समान होने चाहिए। दोनों, पहली शर्त है, दोनों त्रिभुज या दोनों त्रिभुजों के संगत कोण समान होने चाहिए या होते हैं। शर्त पूछ रहा तो होने चाहिए आप लिख लीजिए, या होते हैं, जो भी, दोनों करेक्ट होने चाहिए। दूसरी शर्त क्या है, पहली शर्त हो गई, दूसरी शर्त है कि दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। ये दो शर्तें हो गई जो कि आपको पूछी आएंगी या पूछी, सवाल में पूछता ही है, इस टाइप के थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी कभी करता है। तो इसका क्या हो गया, दो त्रिभुजों की समरूपता की आवश्यक शर्तें क्या हो गई, दो शर्तें लिखनी है। एक हो गई दोनों त्रिभुजों के संगत कोण समान होने चाहिए, और दूसरी शर्त हो गई दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। यही दो शर्तें हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर हम 14 लेते हैं।
क्या क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2-3 और बिंदु Q 8-5 को जोड़ने वाले रेखाखंड के आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब ये भी एक तरह से क्या है, अपना बिंदु को मतलब कहा जाए कि ये रेखाएं हैं जो जिसको दो भाग में विभाजित करता है, मतलब रेखाखंड बना देता है। कभी क्या होती है, जब रेखाएं दो भाग में विभाजित हो जाती है तो रेखाखंड बन जाती है। रेखाखंड क्या होता है, रेखा का एक भाग होता है। तो अभी आप क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन हम लिखते हैं कि क्या क्या गिवन डेटा हमारे पास है और किन फार्मूले का यूज करके हमको इसको सॉल्व करना है। तो आप देखेंगे कि क्या होता है सॉल्यूशन में। हम स्टार्ट करते हैं। तो गिवन डेटा क्या है, दिया क्या है, दिया है अपने पास क्या क्या अवेलेबल है। यहाँ से आपके पास है x1 2 है, y1 अपने पास क्या है -3 है, x2 क्या है अपने पास 8 है और y2 क्या है अपने पास 5 है और m1 क्या है अपने पास 3 है और m2 क्या है अपने पास 1 है। फिर क्या करेंगे, आपको फार्मूला लगाना है और उसके बेसिस पे आपका पॉइंट मिल जाएगा। तो जोड़ने वाला एक पॉइंट होगा कि जहां पर इस अनुपात में विभाजित कर रहा होगा। तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए कि वह पॉइंट क्या है x, हम मान लेते हैं उस पॉइंट को, ठीक है। या मान लीजिए q हो गया, कुछ भी आप मान लीजिए। तो x हो गया, तो इसके क्या हो जाएंगे पॉइंट्स, क्या हो जाएंगे, हम मान लेते हैं a मान लेते हैं, ठीक है। कोई पॉइंट a है, ठीक है, a पॉइंट हो गया। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे क्या, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं कि उसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं एक्स वाई निर्देशांक हो गए। तो हमको क्या करना है, फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। तो होता है m1x2 प्लस m2, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका m1x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हो गया। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर दूसरा भाग लिखेंगे। तो इसमें हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड m1 प्लस m2, ये आपका हो गया। इस फार्मूले का उपयोग करके आपको क्या करना है, इस कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू मतलब x y की वैल्यू, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, सब वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। इस फार्मूले में हमको क्या करना है, इन वैल्यूज को पुट करना है इस फार्मूले में। तो हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करना चालू करते हैं। हम वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होता है, m1 यहाँ पर हमारा क्या है 3 है, तो 3 कर देंगे मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू 8 है, तो 8 हम लिखेंगे। फिर क्या है हमारा, यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा। m2 कितना है, m2 1 है, तो 1 आ जाएगा मल्टीप्लाई x1 कितना है अपना 2 है, यहाँ पर 2 आ जाएगा डिवाइडेड कितना हो जाएगा 3 प्लस 1, ये हो गया फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी m1 है तो 3 मल्टीप्लाई आ जाएगा कितना, y2 की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5 आ जाएगा प्लस फिर क्या आएगा आपका m2 1 है, 1 मल्टीप्लाई y1 आ जाएगा, y1 कितना है -3, यहाँ पर आ जाएगा -3 डिवाइडेड कितना हो जाएगा 3 प्लस 1, ये हो जाएगा 3 प्लस 1, ये आपका हो गया इसका आगे का सॉल्यूशन। अभी मैं ऊपर के चीजें इरेज करता हूं और इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, आप देखते रहिए हमको कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है। जो विभाजन का एक रेखाखंड विभाजन की वैल्यू लिखनी है तो कैसे अपने को लिखना है, इसका सॉल्यूशन मैं आगे करता हूं। आप जब तक इसे नीचे का वैल्यूज नोट डाउन करते रहें, मैं इसको भी इरेज कर देता हूं। नीचे का डेटा की रिक्वायरमेंट रहेगी अपने को, तो इसको आगे जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 8 3 जा 24, यहाँ पर लिखिए आप a, हमने एक पॉइंट मान लिया है जो विभाजित करेगा और उसके निर्देशांक क्या है x y हैं, तो क्या हो जाएगा इसका 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, फिर +2 हो गया डिवाइडेड क्या हो जाएगा 3 + 1 4 हो जाएगा। फिर क्या हो गया नेक्स्ट आपका 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 हो गया और ये क्या हो जाएगा आपका -3 डिवाइडेड, ये भी 4 हो जाएगा, यह हो गया आपका, ये हो गया। तो कितना ये कितना हो जाता है, नेक्स्ट किया अपन ने क्या क्या वैल्यूज पुट करी है
जो अपने को सवाल में पूछ रहा था वो वैल्यूज हमने पुट करी। क्या है अपना m1 की जगह अपना 3 था, अपन ने 3 लगाया, ठीक है। फिर क्या है अपना 8 आता है, 8 अपन ने किया, x2 हो गया, प्लस यहाँ पर क्या आ गया m2 आ गया 1, और m1 क्या हो गया अपना, जो m1 है उसकी वैल्यू 4 थी, एक्चुअली में 2 नहीं थी, यहाँ पर 4 वैल्यू थी। आप क्वेश्चन में देख ले। तो फिर क्या हो गया, जब यहाँ पर हम 4 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो 4 जब आ जाएगा तो हो जाएगा कितना 28 डिवाइडेड 4, और ये हो जाएगा कितना 12 डिवाइडेड बाई 4। इसको आगे कैलकुलेट करेंगे अपन। नीचे का मैं इरेज करता हूँ, आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। इसको मैं इरेज करता हूँ और आगे को इसको सॉल्व करता हूँ। तो अपना जो दिस इंप्लाइज दैट है, अपना पॉइंट चल हुआ, पॉइंट ए हो गया एक्स वाई, इसको सॉल्व किया हमने तो क्या हो गया 4 7 जा 28, और इसको किया तो 4 3 जा 12। तो अपना जो पॉइंट बना 7 और 3 अपने निर्देशांक निकल के आए, जो रेखाखंड का पॉइंट है, मतलब जो पॉइंट विभाजित करेगा दो दी हुई रेखाओं को, दो पॉइंट्स को जो हमको दे रखी हैं, उस पॉइंट को जब विभाजित करेगा तो जो विभाजन पॉइंट होगा, मतलब बीच से जो मिड से उसको काटेगा, मिड से नहीं कहें, मतलब जो जिस पॉइंट काट के उसको रेखाखंड बनाएगा रेखाओं को, वो पॉइंट है 7 और 3। ये पॉइंट है जिसके निर्देशांक है 7 और 3, यही हमको फाइंड करना था इस सवाल में। इसको आप नोट डाउन कर ले, पिछला आप नोट डाउन कर चुके होंगे। फिर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा वाला सवाल लेंगे। इसका हम क्या करते हैं, 14 का अथवा वाला सवाल लेते हैं। अथवा और इसमें क्या कह रहा है, y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P2 -3 और Q 10 और इसका निर्देशांक y हो गया, ठीक है। तो इसमें y की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। के बीच की दूरी, के बीच की दूरी 10 मात्रक है। जैसे मैंने आपको इसमें से क्या था, एक सवाल था जिसमें पूछा गया था कि दूरी निकालने के लिए दो पॉइंट्स अपने को दे दिए थे, उसके बीच की दूरी निकालने के लिए, तो दूरी निकालने के लिए सेम फार्मूला होता है, उसी के बेसिस पे अपने को इसको कैलकुलेट करना है। तो अपने पास क्या दे रखा है, गिवन डेटा में अपने को क्या दे रखा है, x1 दे रखा है, y1 दे रखा है, x2 दे रखा है, y2 नहीं दिया हुआ है, और अपने को क्या दिया है, वैल्यू दे रखा है इस फार्मूले की, मतलब जो हम लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन, है ना, के बीच की दूरी। दो पॉइंट्स दे दिए हैं, दोनों के बीच की दूरी के लिए हम क्या करते हैं, दो पॉइंट्स के या दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र जो होता है उस सूत्र का उपयोग करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, जो गिवन डेटा है हमारे पास, गिवन आर या दिया है, गिवन आर क्या क्या दिया है अपने को लिख लेते हैं हम। हमारे पास है x1 कितना है 2, y1 कितना है अपने पास -3, और x2 है अपने पास 10, और y2 की वैल्यू है y, ठीक है। यही निकालना है अपने को, y2 की वैल्यू निकालनी है। और यहाँ पर जो कैपिटल D होता है दूरी निकालने के लिए, उसकी वैल्यू है 10 मात्रक, मतलब 10 है, या यूनिट लिख दीजिए या मात्रक जो भी यूज करना है आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये क्या अपना कैलकुलेशन वाला है तो इसमें कोई इससे ज़्यादा डिस्टेंस मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी।
अभी क्या करेंगे, अपन फार्मूला लगाएंगे डिस्टेंस का। क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर होता है, क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले में हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो अपना क्या होगा, इसको अपने को y2 की वैल्यू आ जाएगी। y2 की जगह पे अपने को क्या रखना है, y रखना है, क्योंकि यहाँ मैंने गिवन डेटा में लिख रखा है सब चीजें। तो क्या करना है, इस फार्मूले में आप इन वैल्यूज को पुट कर दीजिए तो आपका क्या है, y की वैल्यू आ जाएगी। तो ऊपर का मैं इरेज करता हूं और आगे का इसका कैलकुलेशन स्टार्ट करता हूं। आप नीचे नोट डाउन कर सकते हैं। इसके आगे का मैं कैलकुलेशन वहां पर ऊपर करता हूं तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट d की वैल्यू अपने पास ऑलरेडी अवेलेबल है तो 10 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, x2 की वैल्यू अपने पास है 10 है, अभी तो रूट अपन लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस x1 की वैल्यू है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू आपके पास क्या है, y है, माइनस y1 की वैल्यू -3 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +3 का होल स्क्वायर। तो अभी क्या है, इसको हम तो कैलकुलेट कर नहीं सकते अभी, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्ष का वर्ग करने पे या बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पे हो जाएगा। तो हम जब बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ दोनों पक्षों में वर्ग करने पे का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, जब अपन वर्ग करेंगे तो नीचे का भी मैं रेस करता हूँ, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। जब मैं इसका वर्ग करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर से केवल रूट हट जाएगा, क्योंकि इसका यदि स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8 का स्क्वायर ऑलरेडी चल रहा है, माइनस कर देंगे तो प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट इसका हो जाएगा 100 माइनस इसका करेंगे तो 64 है और इधर प्लस में और इधर आएगा तो माइनस में 64 हो जाएगा, बराबर y प्लस 3 का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट इसको आप माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा आपका क्या, y स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6, किस पे अपन तोड़ रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले पे टूटेगा, ए फार्मूले का मैं उपयोग कर रहा हूँ। तो वाई स्क्वायर हो गया और क्या हो जाएगा 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई 3, तो 3 2 जा 6 वाई प्लस 3 3 जा 9, क्योंकि बी स्क्वायर होता है, बी के प्लेस पे 3 है और ए के प्लेस पे वाई है, इसको हमने तोड़ दिया। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे टूटा हुआ है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस पे हमने उसको तोड़ा है। फिर आगे इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये इसको मैं इस साइड ले जाता हूं तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y और इससे इधर पॉजिटिव उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 9 माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया। इसको अपने क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके कैलकुलेट कर लेना है और y की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ से आपको y की दो वैल्यूज निकलेंगी, ठीक है, क्योंकि अपना द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण में क्या होता है, y मतलब किसी भी जो वेरिएबल होता है, चर होता है, उसकी दो घातें होती हैं। चर होता है उसकी घात 2 होती है, तो उसी के हम बोल देते हैं उसकी डिग्री 2 है। तो इसको मैं आगे कैलकुलेट करता हूँ, तो ऊपर का इरेज करता हूँ, आप नोट डाउन कर लें। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे आगे तो आपका बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y और ये माइनस कर देंगे इससे 9, इसमें माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका प्लस 27 इज इक्वल्स टू 0। तो आप दो नंबर ऐसे सोचिए
जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और सॉरी ऐड करें तो 6 आए और मल्टीप्लाई कर दे तो 27 हो जाए। तो दो नंबर ऐसे कौन से हैं जिनको हम ऐसा करें तो ऐसा हो सकता है? तो दो नंबर कौन से हो सकते हैं? 9 और 3। 9 में यदि हम 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 6 हमको मिलेगा पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पर आपका माइनस आ जाएगा, प्लस नहीं आएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमारा 36 निगेटिव है और प्लस 9 पॉजिटिव, मतलब 9 पॉजिटिव है, तो क्या यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस नहीं आएगा। तो अपने क्या करना है, दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -27 आ जाए और प्लस करे तो +6 आए, मतलब दोनों को ऐड करें तो दो नंबर ऐसे हैं हमारे 9 प्लस -3, मतलब एक नंबर 9 है और एक नंबर -3 है, जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -27 हम अपने को मिलेगा और दोनों को जोड़ देंगे तो 6 अपने को मिलेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, वैल्यूज यहाँ पर पुट करते हैं, तो क्या हो जाता है, y² प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज दैट y कॉमन कर देंगे तो y प्लस 9 हो जाएगा और यहाँ पर से -3 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, y और माइनस कॉमन हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा +9 इज इक्वल्स टू 0। नीचे का भी मैं इस कर देता हूँ, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। इसको आगे कैलकुलेट में करता हूँ, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, इसमें से 9 यहाँ पर इंटू है, तो क्या हो जाएगा, y प्लस 9 कॉमन हो जाएगा दोनों से, बचेगा क्या, y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अभी क्या है, अपना दो पार्ट हो गया, तो अपने को भी क्या कर देना है, यदि हम इस पार्ट को इधर ले जाएंगे इसके अपॉन में तो y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और यदि हम इस पार्ट को इधर डिवाइड में ले जाएंगे तो y प्लस क्या हो जाएगा, y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो अपना पहला हल जो है वो मिलेगा y इज इक्वल्स टू 3 और दूसरा हल मिलेगा y इज इक्वल्स टू 9। दो अपने को हल प्राप्त होंगे यहाँ से, क्योंकि क्या है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण में हमेशा जो चर होता है, वेरिएबल होता है, उसकी हमेशा दो वैल्यूज अपने को प्राप्त होती हैं। तो यहाँ से आपने कैलकुलेशन सीख लिया होगा, देख लिया होगा कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। आपका मेनली कैलकुलेशन यहाँ ध्यान रखना है और जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको ध्यान रखना है। आपको कहीं कंफ्यूजन होता है, कुछ होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। 15 क्या कहता है, यदि साइन a इज इक्वल्स टू 3/4 तो कॉस a और tan a का परिकलित कीजिए, मतलब मान ज्ञात कीजिए। तो अपने को क्या करना है, हमेशा ध्यान रखिएगा, त्रिकोणमिति का सवाल है, ट्रिग्नोमेट्री का है, तो इसमें जो भी त्रिभुज लेंगे हम, हमेशा समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि वो पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर वर्क करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, जिसका क्या एंगल, जो एंगल ऑफ वेन है, मतलब थीटा जो अपन लेते हैं, वैसे ही यहाँ पर थीटा के प्लेस पे a की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, एक समकोण त्रिभुज हम बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ की वैल्यू a है, मतलब क्या हो जाएगा, जैसे साइन a लिखा उसने, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ a लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, यहाँ हम क्या इसका ले लेते हैं, पी क्यू आर ले लेते हैं। उसने क्या कहा कि यहाँ थीटा के जगह पे a है और यहाँ पर 90 डिग्री है, ठीक है। फिर क्या है, वो बोलता है साइन a, मतलब क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आप समझेंगे कि क्या हो जाएगा, साइन a कैसा होता है, साइन a बराबर दिया हुआ 3/4, और साइन a कैसा होगा, साइन a मतलब लंब, इसमें लंब क्या है अपना, पी क्यू है, और जो कर्ण है अपना वो 4 है, तो मतलब क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, पी आर, ऐसा हो गया, ठीक है। फिर क्या करना है, जब इन दोनों की वैल्यू आपको पता चल गई तो आप क्या कर सकते हैं, यूज करके पाइथागोरस थ्योरम निकाल सकते हैं, किसकी वैल्यू, आधार की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, यहाँ लिख सकते हैं आप राइट एंगल ट्रायंगल, या साइन भी बना सकते हैं, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर
बराबर पी आर का स्क्वायर। हमने पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग किया है, आप लिख सकते हैं बाय या पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ आप लिख दें, ठीक है। फिर इसको आगे आप करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, पी क्यू की वैल्यू आपके पास है 3 का स्क्वायर प्लस क्यू आर की वैल्यू नहीं है तो x मान लीजिए, x का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू, या पी आर भी क्यू आर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पी आर की वैल्यू अपने पास 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट 9 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9। दिस इंप्लाइज दैट एक्स बराबर इधर का अपन स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा तो रूट 7, 16 में 9 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट लग जाएगा। तो यहाँ से हमारे x की वैल्यू मतलब दैट मीन्स क्यू आर की वैल्यू आ चुकी है कितनी, रूट 7। क्यू आर की वैल्यू कितनी आ चुकी है, रूट 7, मतलब यहाँ की वैल्यू कितनी आ चुकी है, रूट 7। जब इसकी वैल्यू रूट 7 आ गई तो ये चीजें जब आपको पता हो गई कि रूट 7 आपने निकाल लिया है तो आपको क्या करना है, अब कॉस का जो आइडेंटिटी होती है, उसका रूल होता है, सर्वसमीका होती है, उसका उपयोग करके उनकी वैल्यू निकाल देनी है। तो कॉस ए क्या हो जाएगा आपका, आधार बटा कर्ण हो जाएगा। तो आधार कितना है, रूट 7 है और कर्ण कितना है, 4 है। तभी क्या करूंगा मैं, इधर यहाँ निकालता हूँ इन दोनों की वैल्यू, तो कॉस हो जाएगा क्या, कॉस ए अपने को निकालना है तो कॉस ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा आधार मतलब क्यू आर बटा पी आर, मतलब क्या हो गया, ये आधार बटा कर्ण हो गया। यहाँ पर आधार की वैल्यू क्या है, रूट 7 है और कर्ण की वैल्यू 4 है, तो रूट 7/4 ये कॉस ए की वैल्यू हो गई। अब पूछा उसने एंड tan की वैल्यू निकालनी है तो tan ए क्या हो जाएगा, tan ए बराबर क्या हो जाएगा, tan लंब बटे आधार होता है तो क्या हो जाएगा, पी क्यू बटा क्यू आर, ये हो गया मतलब लंब बटे आधार। यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू 3 है और क्यू आर की वैल्यू रूट 7 है। यहाँ से हमारे दोनों आंसर निकल चुके हैं, यही हमको फाइंड करना था इस क्वेश्चन में कि कॉस ए की वैल्यू क्या है और tan ए की वैल्यू क्या है। तो इस सॉल्यूशन को आपने देख लिया होगा और समझ लिया होगा कि कैसे अपने को कैलकुलेशन करनी है, मतलब अपने को इसका उपयोग करके सबसे पहले यहाँ पर समझ लेना कि कैसे वैल्यूज फाइंड करनी है, फिर उस त्रिभुज का उपयोग करके आपको पाइथागोरस थ्योरम निकाल के एक पॉइंट आपसे जो नहीं दिया हो वहां से आप फाइंड कर लें और फिर आप जो भी आपको अननोन सोर्स दिया हो, मतलब जो भी वैल्यू फाइंड करने के लिए, परिकलित करने के लिए दिया हुआ हो वो निकाल सकते हैं यार। अभी हम क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा वाला करेंगे, जब तक आप इसको नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट अथवा वाला सवाल करने वाले हैं, किसका, क्वेश्चन नंबर 15 का। उसमें त्रिकोणमिति के जो डिग्री होती है, मतलब 30 डिग्री का मान कितना होता है, 60 डिग्री का कितना होता है, 45 का कितना होता है, 90 का कितना होता है, इनका उपयोग करके हम उसको सॉल्व करने वाले हैं उस सवाल को। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो डाल रखी है, उसको आप देख के वहां से वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं आप याद भी रख सकते हैं और फाइंड करना, निकालना भी सीख सकते हैं कि कैसे निकालना है। तो हमारा जो सवाल है वो क्या कह रहा है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। एक किसका अथवा है, 15 का अथवा है, अथवा और क्या है इसका, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है आपको, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, ये अपने को दिया है, इसका वैल्यू अपने को फाइंड करना है। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई कॉस 60 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 होता है, प्लस साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2
इंटू cos 30 डिग्री की वैल्यू भी होती है √3/2। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस √3 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, पेयर बन जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 4 आ जाएगा, सेम सेम है तो एज इट इज अपन लिख देते हैं प्लस का साइन लगा के। तो हो जाएगा आपका 4/4, 4 से 4 कैंसिल आउट करेंगे 1, तो आपके इसका आंसर आ चुका है कितना, 1 आ चुका है। तो एक कैलकुलेशन आप देख सकते हैं कि कैसे अपने को केवल इन वैल्यूज को रखना है। इसके लिए मैंने जो वीडियो बना रखा है उसको आप देख सकते हैं कि कैसे हम sin 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू और tan 30 की वैल्यू, इन सब की वैल्यूज हम कैसे फाइंड करते हैं, इसका मैंने पूरा आपका वीडियो बना रखा है, तो उसका उपयोग करके आप इसको निकाल। क्वेश्चन नंबर हम 16 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, ये प्रायिकता का सवाल है, अभी 2 मार्क्स का ही है। इसमें क्या कहता है सवाल, 2 खिलाड़ी हैं संगीता और रेशमा जो कि टेनिस का खेल खेलते हैं। एक मैच में खेलते हुए यह ज्ञात कीजिए कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। कि मतलब एक मैच वो खेल रहे हैं, टेनिस मैच खेल रहे हैं, 2 खिलाड़ी हैं, तो उसमें संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसमें आपको क्या करना है, बहुत ही इजी सवाल है। इसमें सीधा सीधा आप समझिए कि टोटल क्या होता है, प्रायिकता 1 होती है, तो उसमें 1 में से 0.62 जीतने की प्रायिकता संगीता की है। तो सिंपल क्या करना है कि प्रायिकता क्या हो जाएगी, आप यहाँ से सबसे पहले जो गिवन डेटा है उसको लिख लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करिए। क्या हो जाएगा, संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता कितनी है, 0.62 है। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, दोनों की प्रायिकताएं जो होती हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। एक तरह से कहा जाए कि कैसा, एक है, देखिए टोटल प्रायिकता की बात करें कि कुल प्रायिकता, जीतने की कुल प्रायिकता यदि हम बात करें, जीतने की कुल प्रायिकता, जीतने की कुल प्रायिकता क्या हो जाएगी, संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता प्लस संगीता द्वारा मैच ना जीतने की प्रायिकता या रेशमा के द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, ऐसा होता है। तो इसको और जबकि कैसा अपन लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, कैसा, संगीता द्वारा मैच ना जीतने की प्रायिकता बराबर ना जीतने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा रेशमा के द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता। ठीक है, ये हो जाएगा प्रायिकता। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हैं, मतलब इसके ना जीतने के और ये दोनों बराबर हैं, तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए हम क्या लिखेंगे, रेशमा के द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता, प्रायिकता क्या हो जाएगी, टोटल प्रायिकता इसमें क्या रहेगी, मतलब दोनों के मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है, कि मैच तो जीता ही जाएगा, तो टोटल प्रायिकता क्या होगा, मैच जीतने की टोटल प्रायिकता 1 है, जिसमें से संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा की कितनी हो जाएगी, 1 माइनस, क्योंकि टोटल जीतने की प्रायिकता कितनी है, 1 है, तो 1 में से 0.62 जीतने की प्रायिकता संगीता की है, तो रेशमा की क्या हो जाएगी, 1 माइनस 0.62। इसको आप डेसिमल वाला सब्ट्रैक्ट करने के लिए सीधा सीधा, यदि आप ऐसा नहीं समझ पाते हैं तो 1.00 कर लें, ताकि आपको
सब्ट्रैक्ट करने में, घटाने में दिक्कत ना हो, मैं डायरेक्ट करता हूँ, आप ऐसा कर सकते हैं। तो इसमें से क्या होगा कि इधर का तो 0 हो जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 3 में से 9 में से 6 करेंगे तो 3 हो जाएगा, और इधर का 1 से 1 0 हो जाएगा। तो 0.38 क्या हो जाएगा, रिश्मा के मैच जीतने की प्रायिकता हो जाएगी। दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर हो जाता है। तो कैसे अपने को करना है कि इसकी प्रायिकता कितनी है और इसके मैच ना जीतने की प्रायिकता के बराबर ही रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता होगी। तो कितना हो जाएगा, ए हो गया, और बची हुई प्रायिकता क्या होगी, मतलब यहाँ से क्या हो जाएगी यार, सीधा सीधा भी आप लिख सकते हैं कि इतना तो मैच जीतने की प्रायिकता है, तो बचा कितना इस एक में से, क्योंकि टोटल प्रायिकता किसी की भी एक होती है, एक से ज्यादा, मैंने पहले ही बताया था कि एक से बड़ी प्रायिकता कभी नहीं होती है, तो एक से छोटी या एक के बराबर हो सकती है। तो इतना परसेंट है कि उसका 0.062% की यदि हम बात करें तो इतना भाग है कि वो जीत सकती है। तो बचा कितना ना जीतने का, मतलब वही दूसरे वाले खिलाड़ी के जीतने की प्रायिकता हो जाएगी। तो ये हमने किया, एक में से माइनस कर दिया, तो दूसरे वाले खिलाड़ी मतलब रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता निकल चुकी है। अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 का ही, वो भी प्रायिकता का ही सवाल है, क्वेश्चन नंबर 16 का ही अथवा वाला लेंगे, इसको हम नोट डाउन कर लें। फिर हम अथवा वाला इसका करेंगे। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका रहेगा। इसका अथवा वाला जो सवाल है वो क्या दे रखा है अपने को, अथवा, और सवाल क्या कहता है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक पासे को, पासे, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, फेंका जाता है, फेंका जाता है, एक विषम संख्या प्राप्त होने की, एक विषम संख्या प्राप्त होने की, विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका सवाल है। सवाल ने क्या कहा, एक पासा है, कोई पासा आप समझ रहे, जिसमें कितने अंक होते हैं, 1 से 6 तक अंक होते हैं, है ना, 1 से 6 तक अंक होते हैं। जैसा कि मैं ये बना लेता हूँ, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये पासा हो गया, ठीक है। मतलब कितने हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और ये 6 हो गया। इस तरीके से आप समझ लीजिए कि कोई एक पासा है जिसको फेंका जाता है, तो क्या होता है, इसमें 6 अंक होते हैं। तो पासे में, तो यहाँ पर हम सवाल लिखेंगे तो क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, पासे में कितने अंक होते हैं, 6 होते हैं। और विषम संख्या है, इसमें से कौन कौन सी है, 1 है, 5 है और 3 है, 1 3 5 विषम संख्याएं हैं। ये हमने पासा बना लिया जिसमें 6 डिजिट होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, पासे में कुल संख्याएं, पासे में कुल संख्याएं या कुल संख्या कितनी हो जाएगी, इसको हम कर लेते हैं ns, ये कर दिया हमने। तो ns बराबर कितने हो गए, कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इसको हम ऐसा कर देते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं हो गई। मैंने उधर डायग्राम में भी, चित्र में भी बना रखा है कि आकृति में कि कैसा कैसा है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये हमने लिख दिया। अब दूसरा क्या पॉइंट है कि विषम संख्या की संख्या कितनी हो गई,
पासे में विषम अंक या विषम अंक की संख्या, ऐसा लिखते हैं, विषम अंक की संख्या। तो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख देते हैं, इसका मान लीजिए जैसे विषम है, ओड लिखना है, तो हम क्या लिख दिए यहाँ पर कुल संख्या लिख देते, तो एन एस हमने यूज कर लिया, इसको एन टी यूज कर लीजिए, कुछ भी यूज कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि हमने वो कर लिया, कोई भी वैल्यू ले लिया, टी ले लिया सपोज करिए, इससे कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो हमको क्या क्वेश्चन कह रहा है कि विषम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता, तो यहाँ आप लिखेंगे, तो इसलिए विषम अंक प्राप्त होने या आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, प्रायिकता पीई कितनी हो जाएगी, एनएस बटा कितना हो जाएगा, कुल पासों की संख्या बटा विषम अंकों की प्रायिकता, सॉरी विषम अंकों की संख्या। पासे में कुल अंकों की संख्या कितनी है, एनएस हमने उसके लिए उपयोग किया है यहाँ पर, तो एनएस आ जाएगा, और पासे में विषम अंक की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, इसको भी लिखना है अपने को, तो कितने हो जाएंगे अपने 1 3 5, और कुल हैं कितने, ये 3 हैं, और इसके बराबर में 6 हैं, तो कितने हो जाएंगे, विषम अंक आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, पीई बराबर कुल पासे में कुल संख्या, कुल अंकों की संख्या, यहाँ अंक लिख दीजिए, पासे में कुल अंकों की संख्या बटा पासे में विषम अंकों की संख्या। तो इसके लिए क्या हमने क्यों एनटी यूज किया हुआ है, अंकों की संख्या। तो यहाँ पर क्या हमने यूज किया, इसके लिए 6 है कुल अंकों की, और नीचे वाला कितना है, विषम पासे में विषम अंकों की संख्या कितनी है, 3 है, तो 6 बटा 3 हो गया, 3 से काटे 3 दूनी 6, उल्टा मैंने लिख दिया शायद। इस पे कैसा होता है बच्चों, मैंने इसको क्या करना है, अपोजिट करके लिखना है, क्योंकि कभी भी हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने सवाल में बताया भी है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, कभी आपका फार्मूला कभी उल्टा आप लिख देते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि प्रायिकता कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती है, या 1 के बराबर या 1 से कम होती है। तो जैसे यहाँ पर मैंने उल्टा लिख दिया, तो ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा, पासे में विषम अंकों की संख्या एनटी बटा क्या हो जाएगा, पासे में कुल अंकों की संख्या एनएस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3/6 मतलब 1/2। तो इसको आप 1/2 भी लिख सकते हैं या 0.5 भी लिख सकते हैं, दोनों चीजें करेक्ट है। तो आप इस तरीके से प्रायिकता निकालना सीख सकते हैं कि हम पासे का कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आप पासा बना लीजिए कि पासे में कितने अंक होते हैं। विषम अंक की पूछता तो भी आपकी 1/2 प्रायिकता आती, या सम अंकों की पूछता तो भी आपकी 1/2 प्रायिकता आती, या इसमें से पूछ लेता, मानिए कि पूछ लेता कि इसमें प्राकृतिक संख्याओं की प्रायिकता क्या है, तो प्राकृतिक संख्याएं तो पूरी ही होती हैं, 1 से 6 तक पूरी प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो उसकी प्रायिकता सीधा 1 हो जाती, क्योंकि 6/6 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों ने सीखा होगा कि प्रायिकता हम किस तरीके से निकालते हैं।